पंजाब में एक अनोखा तरीन वाक़या पेश आया है। इसके मुताल्लिक आज से पहले मैंने ना तो कभी पढ़ा है, ना कभी सुना है और ना ही मैंने आज से पहले इस तरह की कोई भी वीडियो बनाई है। मुझे इस मामले के बारे में पता चला और मैं इसकी तमाम तर तफसीलात की तस्दीक कर रहा था और इस वीडियो के लिए मैं अल्फाज लिखने बैठा तो मुझे यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया। नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी अभी अपने ससुराल की तरफ रुखसती हुई होती है, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होती, के साथ एक ऐसा घिनौना वाक़या पेश आता है जिसे सुनने के बाद यकीन माने आप भी एक दफा हिल जाएंगे। क्या होता है कि जब भी किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो अपने अंदर हजारों ख्वाब ऐसे जो हैं वो उसने सजा रखे होते हैं कि मैं अपने खामन के साथ किस तरह की जिंदगी गुजारूंगी। बहुत सारे सुहाने ख्वाब जो है वो सजा कर अपने खामन के घर आती है, लेकिन आगे जब इस तरह के वाक़े पेश आते हैं तो यकीन जाने एक दफा इंसान हिल जाता है। इंसान सोचता है कि दुनिया के अंदर इंसान मौजूद है ही नहीं, दरिंदे बस रहे हैं। वो दरिंदे, वो सफाक मुजरिम जो शादी करने के बाद भी अपनी बीवियों के साथ इस तरह के काम करते हैं। अब ये वाकया ये है कि इसमें एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई होती है और वो जब अपने ससुराल रुखसत होकर आती है, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि ये दरिंदा चोर क्या काम करता है कि अपने एक जिगरी दोस्त को अपने घर बुलाता है और उसके बाद उसे अपनी बीवी के कमरे में बैठा देता है। न सिर्फ कमरे में बैठाता है बल्कि कमरे में बैठाने के बाद खुद कमरे से बाहर हो जाता है और कमरे को बाहर की तरफ से कुंडी लगा देता है। अब इसका ये जिगरी दोस्त क्या काम करता है कि इसकी बीवी के साथ जबरदस्ती ज्यादती करता है और उसके बाद खुद आकर कुंडी खोलता है, यानी कि उसका लड़की का शौहर कुंडी खोलने के लिए नहीं आता। यानी कि उस जो लड़की का शौहर था वो कुंडी खोलने के लिए नहीं आता बल्कि उसका दोस्त खुद कुंडी खोल के बाहर आता है और उसके बाद अपने इस जिगरी दोस्त को गले लगाता है और उसे अलविदा कहता है और फिर वहां से चला जाता है। खावंद अपने कमरे में वापस आता है तो आगे से बीवी उसे ये कहती है कि भला ये तुमने क्या किया, तुमने अपने दोस्त को मेरे पास भेजा, उसके बाद कमरे की बाहर कुंडी लगा दी, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। आगे से वो कहता है कि तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना। सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा होते हैं कि लड़की आखिर किस वजह से 2 महीने तक मुसलसल जो है वो खामोश रहती है। इस शादी की जो उम्र है वो 2 माह तक की है। ये काम कोई एक दफा नहीं हुआ, 2 दफा नहीं हुआ, बल्कि ये मुसलसल 2 महीने तक ये काम ऐसे ही चलता रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि आखिर इस लड़की ने क्यों किसी को नहीं बताया, अपने वालिदैन को क्यों नहीं बताया, कानूनी अमल के बारे में किसी को इस लड़की ने क्यों नहीं बताया, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। इसके साथ साथ इस दोस्त का अपने दोस्त के साथ क्या मामला तय पाया था, कोई पैसों का मामला था, कोई ऐसी डील थी जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी को पेश कर दिया। अपने दोस्त को अपनी बीवी को पेश करके बड़े फख्र के साथ फिर उसे गले भी लगा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी 1000 बार तौबा कि ये माशरा किस हालात की जानिब जा रहा है और इस माशरे का क्या बनेगा। आए रोज इस तरह के केसेस सामने को आते हैं। अब पर मेरे पास अच्छी खबर ये है कि पुलिस ने इन दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इनसे तशफीश की और तशफीश के दौरान जो मामलात खुलकर सामने आए कि इसी वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि इसने क्या बताया और इन दोनों दोस्तों के दरमियान ऐसी कौन सी डील तय पाई थी जिसकी वजह से इस दोस्त ने अपनी ही बीवी को अपने दोस्त के सामने पेश कर दिया। अज़ीज़ कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पंजाब के एक सिटी में पेश आया है जिसका नाम है चकवाल। चकवाल में एक फैमिली रहती है और इसी फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर की एक अहलिया है जिसका नाम नूरीन बीबी और इनकी एक बेटी है जिसका नाम जो है वो इरम बतूल, और इरम बतूल की इस टाइम जो उम्र थी वो 19 साल है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इरम बतूल का ये असली नाम नहीं है। यहाँ पर मैंने इरम बतूल का एक फर्जी नाम रखा है ताकि मैं आपको इस केस की डिटेल समझा सकूं। ऐसे मैं हर केस के अंदर करता हूँ कि लड़की की शनाख्त को छुपा लिया जाता है ताकि उसके लिए कोई मसला ना बने। क्या होता है कि इरम बतूल की जब 19 साल उम्र होती है और इन्हीं के इलाके के अंदर यानी कि इन्हीं के घर के आस पास एक जो है वो आंटी रहती है और इस आंटी का नाम है मई बख्ता। अब मई बख्ता क्या काम करती है कि मई बख्ता का ये काम है, ये लोगों की बच्चियों के रिश्ते कराती है। इसी तरह मई बख्ता भी एक दिन जो है वो इरम बतूल के वालिदैन के पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ रिश्ता है,
ऐसा करती हूँ कि इरम बतूल का जो है वो रिश्ता यहाँ पर करवा देती हूँ। आप दोनों फैमिलियाँ एक दूसरे के साथ मिल लें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप लोगों ने रिश्ता तय कर लेना है, वरना हम कहीं और पर इरम का रिश्ता देख लेंगे। अब ये बात जो है वो इरम बतूल के वालिदैन को समझ आती है और उसके बाद इरम का जो वालिद होता है वो कहता है कि चलो ठीक है कि हम ऐसा ही करते हैं, हम रिश्ता देख लेते हैं। नाज़रीन कराम, जो ये रिश्ता दिखाती है उस लड़के का नाम है मोहम्मद इस्लाम ज़फ़र। मोहम्मद इस्लाम ज़फ़र इसका पूरा नाम है। अब इसने जो काम किया है, जो घिनौना अमल किया है, ज़मीर जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इसके नाम के साथ मोहम्मद इस्लाम ज़फ़र लगाऊं, यानी कि पूरा नाम इस्तेमाल करूं, क्योंकि इतना पकीज़ा और इतना अच्छा नाम इसने तो ख़राब करके रख दिया उसको। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको केस समझाना है तो इसलिए मैं इसका नाम सिर्फ ज़फ़र इस्तेमाल करूँगा और आप लोगों ने समझ जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं केस की जानिब। दोनों फैमिलियाँ एक दूसरे के घर को देखती हैं, बड़े अच्छी तरह से जान पहचान करती हैं, शनाख्त करती हैं। मोहल्लेदारों से पूछा जाता है कि ये लोग किस तरह के हैं, इनका रहना उठना बैठना घर, हर बात की तसल्ली करने के बाद ये दोनों फैमिलियां एक दूसरे को कहती हैं कि चलो भाई मुंह मीठा कराए, आज से हमारा रिश्ता पक्का और शादी के दिन तय पाते हैं। कि जून के महीने के अंदर जो है वो शादी होकर आती है और ये वाकया जून में ही पेश आता है और इसके खावंद का नाम जो ज़फ़र मैंने बताया था। अब ज़फ़र क्या काम करता है कि इसकी शादी को 2 से 3 दिन हुए थे। ज़फ़र आज के दिन अपनी बीवी को ये कहता है कि तुमने आज जो है वो अच्छा लिबास पहनना है, अच्छा जो है वो खाना बना लेना है। तेरा एक बहुत पुराना और जिगरी दोस्त है जो कि आज मेरे घर आएगा, मैं तुम्हारी मुलाकात उससे कराऊंगा और उसका नाम है मोहम्मद इस्माइल। बीवी खावंद के कहने के ऊपर जो है वो सजती संवरती है, अच्छे कपड़े पहनती है और इसके साथ साथ जो है वो अच्छा खाना बनाती है और सारा दिन इंतजार करती रहती है कि मेरा खामद कब आएगा। इसी तरह ये इंतजार करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है ज़फ़र जो है वो अपने इस दोस्त मोहम्मद इस्माइल को लेकर अपने घर आ जाता है। बीवी को कहता है कि तुम खाना लगाओ। बीवी खामद के कहने के ऊपर खाना लगाती है। दोनों दोस्त बैठकर खाना खाते हैं और अच्छी तरह गपशप भी लगाते हैं। ज़फ़र जो है वो अपनी बीवी की मुलाकात यानी कि इरम बतूल की मुलाकात अपने इस जिगरी दोस्त इस्माइल के साथ कराता है, बताता है कि ये मेरी बीवी है। अब ये तीनों वहीं पर बैठकर मिलके खाना भी खाते हैं, गपशप भी लगाते हैं। जैसे ही गपशप लगा रहे होते हैं तो उसके दौरान अचानक जो है वो ज़फ़र के फ़ोन के ऊपर बेल होती है। ज़फ़र के फ़ोन पर जैसे ही बेल होती है तो ज़फ़र अपने फ़ोन को लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही ज़फ़र जो है वो कमरे के बाहर जाता है और बाहर जाकर कमरे की कुंडी लगा देता है। अब बीवी जो है वो इस बात के ऊपर परेशान हो जाती है कि अब ये क्या करने लग गया है मेरे साथ। जो उसका दोस्त मोहम्मद इस्माइल जो है वो कमरे में बैठा था, अब वो क्या करता है कि इसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करने लग जाता है। इरम बतूल जो है वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और अपने खामन को जो है वो मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन खामन जो है वो कमरे के बाहर टस से मस नहीं होता और अपने कमरे के बाहर खामोशी से बैठा रहता है और अंदर नहीं आता। अब तक कि कुंडी भी खोलने के लिए नहीं आता। जब उसका दोस्त जो है वो पूरी तरह से जो है वो मुतमैन हो जाता है और उसके बाद उसका दोस्त खुद जाकर कुंडी खोलता है और बाहर आता है। आकर ये मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स जो है वो अपने इस दोस्त ज़फ़र को गले लगाता है, हाथ मिलाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये काम जो है वो ये सिलसिला शुरू होता है और आज के दिन जो थे वो ज़फ़र के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे, यानी कि इससे सास ससुर घर में मौजूद नहीं थे। सास ससुर जो है वो फौतगी पे गए हुए थे कहीं पर अपने रिश्तेदारों के पास। ये सब कुछ हो जाता है और उसके बाद ये ज़फ़र नामी शख्स जो है वो अपनी बीवी के पास आता है और उसे आकर ये कहता है कि ये बात हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए। अगर किसी भी चौथे शख्स को इस बात का पता चला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है कि किसी को जाके बताओ या किसी को ना बताओ। अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो तुम्हारा इस बात में भला है। बीवी यानी कि इरम बतूल उसे ये कहती है कि भला ये कोई ऐसा भी करता है कि अपनी बीवी को अपने दोस्त के पास भी कोई पेश करता है कि तुमने ऐसी घटिया और गलीज हरकत की होगी। अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था जो कि ना खत्म होने वाला था कि
जो इरम बतूल थी वो इस बात के ऊपर खामोश हो जाती है और ये सोचती है जो है ये एक दफ़ा की बात है। और इरम बतूल जब भी अपने खामद से इसके मुतालिक पूछती थी तो आगे से उसका खामद सिर्फ इरम बतूल को एक ही जवाब देता था, जो कि इरम बतूल ने तशवीश के दौरान जो है वो पुलिस को ये बताया है कि मुझे ये कहता था कि मेरी एक डील तय पाई है अपने दोस्त के साथ, सिर्फ इसी डील की वजह से ही ये सारा कुछ करवाता हूँ। अब ये सिलसिला जो है वो मुसलसल शुरू हो गया और ना ख़त्म होने वाला है। जब भी इसके सास ससुर 9-10 बजे सो जाते थे, ये जफ़र जो है वो अपने दोस्त इस्माइल को फ़ोन करता और वो चुपके से घर में दाखिल हो जाता और खामोशी से आकर इरम बतूल के कमरे में बैठ जाता, अपना घिनौना काम करता और फिर वहाँ से फरार हो जाता और ये सिलसिला जो है वो धड़ाधड़ मुसलसल चलने लग जाता है। अब इरम बतूल को एक दिन क्या होता है कि दिल के अंदर इस बात का एहसास होता है कि मेरी शादी तो जफ़र के साथ हुई थी, जफर जो है वो मुझे किसी दूसरे शख्स के पास पेश कर रहा है। इसको आप समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं। 12 अगस्त का दिन आता है और 12 अगस्त वाले दिन जो है वो ये क्या काम करती है कि अपने वालदा को कॉल लगाती है और कहती है कि मेरी तबीयत जो है वो अम्मी जान बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ऐसा करें कि मेरे घर आ जाएं और मुझे आकर यहाँ से ले जाएं, मैं आपके घर कुछ दिन के लिए रहना चाहती हूँ। वालदा आगे से ये कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने खामन को कहो, वो आकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अब वालदा के सवाल के जवाब में इरम ये कहती है कि अम्मी जान जो है वो जफर जो है वो काम पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उसे छुट्टी नहीं मिलती, आप ही आ जाएं और आकर मुझे ले जाएं। वालदा आगे से कहती है कि चलो अच्छा बेटा मैं आती हूँ। और कुछ ही देर के बाद वालदा जो है वो अपनी बेटी के घर आ जाती है। क्या काम करती है कि इरम बतूल अपने सास ससुर के पास चली जाती है और उनको जाके ये कहती है, मैंने जफर से ये पूछा था कि मैंने वालदा के साथ घर जाना है और अब वालदा मेरी मुझे लेने आई हुई है कि मैंने अपनी वालदा के पास जाना है। उसके सास ससुर कहते हैं कि चलो बेटा ठीक है, तुम चली जाओ अपनी वालदा के साथ। और वो ऐसा ही करती है कि अपनी वालदा के साथ वहाँ से खामोशी के साथ अपने वालदा के घर जाती है। अब इस सारी बात का जफर को पता नहीं था। जफर को इरम ने कुछ भी नहीं बताया था कि मैं अपनी वालदा के घर जाऊंगी। यही इरम बतूल जो है वो अपने वालिदैन के घर आती है, अपनी माँ को सामने बैठाती है और अपने वालिद को बैठाती है और सारी बात डिटेल के साथ A to Z बता देती है। वालिद जो है वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपना सर पकड़ लेता है कि भला ऐसे भी लोग होते हैं। के बाद इरम बतूल का वालिद क्या काम करता है कि अपनी बेगम को बाइक पर बैठाता है, अपनी बेटी को साथ बैठाता है और सीधा आ जाता है थाने। मुतलका थाने में आकर एक FIR दर्ज कराता है और SHO को बैठाकर पूरी बात तसल्ली के साथ A to Z ये बताते हैं। अब SHO क्या करता है कि पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब SHO करता है रेड और इस रेड में दोनों मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नामजद मुल्जमान थे जफर और मोहम्मद इस्माइल, दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो थाने ले आती है। और इस FIR का जो मुद्दाई बनता है वो है वालिद खुद, यानी कि अंसर साहब। अंसर जो है वो इस पूरी FIR के मुद्दाई बनते हैं। पुलिस जो है वो इस सारे वाक़े की तशवीश करेगी और तशवीश के दौरान जो जो मामलात खुलकर सामने आएंगे, पुलिस की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ इस केस के मुतालिक। ऐसे भी इस केस के मुतालिक अगर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी फ़िलहाल यहीं तक है मेरा आज का केस। बाकी आज के केस के अंदर मैं आपको क्या मैसेज दूँ, मेरे पास अल्फाज ही बाकी नहीं रहे। यार सोचने की बात यह है कि वालिदैन अब इसी खौफ के मारे अपनी बेटियों की शादी करना छोड़ दें, बेटियों की शादी ना करें, अपने घर बिठाए रखें। अगर वो शादी कर भी देते हैं तो उसके बाद वो उसकी इज्जत की हिफाजत खुद करे, जो है वो उसका शौहर जो है वो उसके साथ ज्यादती ना करा रहा हो। खामद को तो हमेशा मुहाफ़िज़ समझा जाता है कि अब हमने अपनी बेटी इसके हवाले कर दी, अब इसकी इज्जत है। अपनी इज्जत को ही अपने दोस्तों के साथ पेश कर रहा है। वाह क्या बात है। हमारा ये मुआशरा किस सिमत में जा रहा है और इस मुआशरे का इख्तिताम क्या होगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमें किस गुनाहों की सजा मिल रही है और हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। आए रोज इस तरह के केसेस जो है वो भरे पड़े हैं। अरे ऐसे केसेस हैं जो कि खुल के सामने भी नहीं आते। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो डर के मारे, खौफ के मारे लोगों को बताती ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे, कि हमारी बेटी के साथ ज्यादती हो गई, हमारी बहन के साथ ज्यादती हो गई। लोग इसी खौफ की वजह से पुलिस के पास नहीं आते और हजारों केस ऐसे हैं जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल में लाखों और करोड़ों की तादाद ऐसी होगी जो लोग जो है वो अपने अंदर छुपा के बैठे हुए हैं।